हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमें यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a pi square by b, where a and b are co-prime numbers, then a plus b is equal to पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारा फंक्शन है y, वो हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि हम इसको जो है वो सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर लें। या तो साइन इनवर्स एक्स में लिख लें या तो कॉस इनवर्स एक्स में लिख लें। और वैसा करने से सब पहले यदि मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये है ए स्क्वायर। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज ए एंड कॉस इनवर्स एक्स इज बी, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा जा सकता है। फॉर्मूला है, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसी सेम तरीके से इसको ऐसे चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू cos इनवर्स x लिखा जा सकता है। ये सिमिलर वे से दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा कि हम जानते हैं इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1 to +1। ओके, तो ये फिक्स इसकी वैल्यू होती है, दैट इज पाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाय 2 और इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, और इसका इसलिए जब तक ये सिंगल फंक्शन नहीं होगा तब तक, क्योंकि आप सोचिए ये है साइन इनवर्स, ये है कॉस इनवर्स, तो यदि ये अलग अलग रहेगा, अलग अलग फंक्शन होंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी किस एक्स के लिए, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तो मैं साइन इनवर्स एक्स ही रहने देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब पूरे को मैंने एक तरीके से साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया, ये है ना, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा अब जो मुझे फंक्शन दिख रहा है वो एक तरीके से क्या है, साइन इनवर्स एक्स में एक कंप्लीट इक्वेशन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अलग अलग जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखें। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो थोड़ा सा एक बार सही से लिख लें। तो 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है यहाँ, है ना, तो उसको पहले लिख लेता हूँ माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो एक बार को 2 यहां से यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 यहां से कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8 लिख सकता हूं मैं। सो दैट इज इक्वल टू, अब यदि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं, कि जैसे आप जानते ही हैं परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया अभी तक,
पाई बाई 2 था, 2 इंटू पाई बाई 4, 2 2 जा 4, तो ऐसा ही है, प्लस यहाँ पे पाई बाई 4 है तो इसको मैं पाई बाई 4 का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और पाई बाई 4 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाने वाला है, प्लस ये है हमारा पाई स्क्वायर बाई 16 और ये है पाई स्क्वायर बाई 8। तो यदि आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 जो है वो बच जाने वाला है। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके आप देखोगे तो यहां से हमारे पास आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स में एक फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हमारे पास जो आया हुआ है, इसमें इस पूरे की जो वैल्यू होगी मिनिमम और मैक्सिमम ये निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है एज वी नो साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 जो होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 दैट मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 minus pi by 4 to pi by 2 minus pi by 4, and that means sin inverse x minus pi by 4 lies between, if you solve it, it is nothing but minus 3 pi by 4, and this is pi by 4. So that means sin inverse x minus pi by 4 lies between minus 3 pi by 4 to plus pi by 4, and that simply implies that sin inverse x minus pi by 4 whole square, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर आएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 16 और इसका होल स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर बाय 16, तो पाई स्क्वायर बाय 16 कम है और ये 9 पाई स्क्वायर बाय 16 ज्यादा है, तो इसलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी, आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 8 और ये हो जाएगा आपका 9 पाई स्क्वायर बाय 8। लेकिन हमें किसकी रेंज निकालनी है, इसमें पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड भी करना है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का जो होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 जो होगा उसका रेंज सेट हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4, और इधर हो जाएगा आपका 9 पाई स्क्वायर बाय 8, 9 पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, दैट इज 10 पाई स्क्वायर बाय 8, है ना। इतना इसी में सब में हमने क्या किया, पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड कर दिया, तो ये नंबर जो है दैट इज 10 पाई स्क्वायर बाय 8, एंड 10 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4। हमारे पास जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस पूरे फंक्शन की, जो कि हमारा शुरुआत में जो गिवन था उसी को हमने ऐसे लिख दिया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5 पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये किसके बराबर है, a पाई स्क्वायर बाय b के बराबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है 5 है और b की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, ये दोनों ही को प्राइम है ऐसा दे रखा था। तो ऑब्वियसली बात है कि 5 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज देयर इज नो एनी अदर फैक्टर देन 1। तो 5 एंड 4 दिया हुआ था हमें, निकाल लिया हमने, 5 एंड 4 ए और बी की वैल्यू है, तो पूछा गया था a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी 9 के बराबर है, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 बाय रूट 3 देन y इज, है ना। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यदि हम लोग, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस ये जो पूरा का पूरा होता है एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। तो हमसे जो पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1/√3, इसका मतलब होता है एक्स इज लाइंग बिटवीन -1/√3 to +1/√3। तो ये जो है वो -1 से +1 के बीच में ही है, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्टली 2 tan इनवर्स एक्स यहाँ लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, एंड दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x इक्वल टू tan थीटा लिखा जा सकता है ना यहाँ से इस रेड सेट के अंदर। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 थीटा। कैसे लिखा? tan इनवर्स x की जगह मैंने थीटा लिख दिया, और थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है। आगे इसको देखते हैं, टेक tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y is equal to tan of 3 theta, and that simply implies that y equal to tan 3 theta, and that means y equal to tan 3 theta होता है 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आने वाला है उसमें tan थीटा इसमें x के बराबर है, क्लियर। और tan 3 थीटा को हमने लिखा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी देखा कि tan इनवर्स y 3 थीटा के बराबर आया था, तो 3 थीटा इसका मतलब इसमें कितना होना चाहिए, -π/2 to +π/2 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, बिकॉज tan इनवर्स y का जो रेंज सेट होता है वो होता है -π/2 to +π/2। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें 3 थीटा की वैल्यू -π/2 to +π/2 होनी चाहिए, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/6 to +π/6, और थीटा यदि -π/6 to +π/6 है, तो इसका मतलब x जो है वो -1/√3 to +1/√3 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, वही है ना। क्या दे रखा है? मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/√3 का ही ये मतलब होता है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये वाला वही करेक्ट है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ये थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3π/2, then find the value of x to the power 2001 plus 1 upon y to the power 2002 plus z to the power 2003। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। बाउंड्री का मतलब होता है लास्ट में जो वैल्यू आ सकती है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स डिपेंड करते हैं। तो जैसे आप ये इक्वेशन देख रहे हो, क्या है यहाँ पे इक्वेशन, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z, ये दे रखा है 3π/2। तो यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे मान लीजिए sin इनवर्स x होता है, उसकी वैल्यू होती है हमेशा -π/2 से +π/2, ये रेंज सेट है sin इनवर्स x का। सिमिलरली sin इनवर्स y भी जो होगा, वो कोई भी y है तो हमेशा इसकी वैल्यू -π/2 से -π/2 से लेके +π/2 तक है, और इवन sin इनवर्स z जो है वो भी -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो आपको सब पता है कि sin इनवर्स x की वैल्यू हमेशा π/2 से कम ही रहने वाली है, sin इनवर्स y भी π/2 या π/2 से कम रहने वाला है, sin इनवर्स z भी π/2 या उससे कम रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनका सम कितना हो जा रहा है, 3π/2 के बराबर हो जा रहा है। तो ये कब पॉसिबल है,
ये इनका सम जो है वो 3π/2 कब हो सकता है? जब इंडिविजुअली ये सब π/2 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 हो, क्योंकि अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। मान लो कि ये कोई दूसरा नंबर हो, है ना, ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, π/2 के अलावा हो, तो सम जो है वो 3π/2 नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं कहता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 है, और x -1 2 + 1 है, y भी -1 2 + 1 है, और z भी -1 2 + 1 है। तो यहाँ से साफ कंक्लूजन निकलता है कि x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि बाउंड्री पे होगा तभी इसका सम जो है वो 3 के बराबर हो सकता है, अदरवाइज उससे कम रहेगा तो 3 कभी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन जो निकलता है इस इक्वेशन से वो ये है कि साइन इनवर्स x इज π/2, साइन इनवर्स y इज आल्सो π/2, और साइन इनवर्स z भी क्या है, π/2 है। तभी तीनों मिलके 3π/2 हुआ है। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 एंड दैट इज 1। सिमिलरली y भी 1 आएगा और z भी कितना आएगा, 1 आएगा। x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो हमसे जो इसकी वैल्यू पूछी गई है कितनी है, तो दैट इज 1 to the power 2001 प्लस 1/1 to the power 2002 प्लस 1 to the power 2003 एंड दैट इज 1 + 1 + 1। तो ये कितना आ गया, 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है। दैट इज द आंसर। तो बाउंड्री वैल्यू जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें करना था वो आज की क्लास में हम कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अब हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सो वी विल सी दैट व्हाट इज मैट्रिक्स। तो ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज आगे, जो आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एक फील्ड है जिसमें मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज आता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज के इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us consider a system of linear equations. So suppose there is an equation that is x plus 2y plus 2z equal to 4. Another equation is 3x minus 4y plus 7z equal to 8, and another equation is x plus y minus 5z equal to 9. ये इक्वेशन आप देख रहे हो, ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का एक इक्वेशन है। इसके जो x, y, z के कोफिशिएंट हैं उनको यदि हम एक तरीके से अरेंज कर दें, जैसे कि हम इस तरीके से लिख दें इनके कोफिशिएंट्स को, x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं वो जिस तरीके से हैं उसी तरीके से हम उन नंबर्स को अरेंज कर लें। जस्ट लाइक 1 2 2, यहाँ लिख दें 1 2 2, फिर लिख दें 3 - 4 7, 3 - 4 7, 1 1 - 5, 1 1 - 5. So this arrangement of the numbers is called matrix. इसको एक और दूसरा सिंबल भी यूज करते हैं हम लोग इस तरीके से, पैरेंथेसिस टाइप का, जिसमें इसको लिख देते हैं 1 2 2, 3 - 4 7, 1 1 - 5. Okay, so this arrangement of numbers is called, रेक्टेंगुलरली जो अरेंजमेंट है नंबर्स का उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में ये जो जैसे आप देख रहे हो ये हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं, जैसे 1 2 2, ये फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो, दिस इज कॉल्ड थर्ड रो। सो हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो, एंड जो वर्टिकली इस तरीके से हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। दिस इज कॉलम्स। तो ये
कहलाता है रो, और इसको वर्टिकल जो होंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम्स। सो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स में 1 2 3 तो रोज हैं और कॉलम्स भी कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स भी हैं। सो ये 3x3 कहा जाएगा, इसको 3x3 मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। सो 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स को हम लोग अब एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। सो दैट मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड इफ देयर आर m rows and n columns, then we say that the matrix is of order m by n. The definition of the matrix, we will discuss about the definition of the matrix. So matrix is a rectangular arrangement of real number or complex numbers. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। नंबर्स को हम जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसी को हम मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक्स कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, मतलब उसकी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं तो उसकी एक सिंगल वैल्यूज होती है, बट मैट्रिक्स इज ए जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। So and it is denoted by capital letters of English alphabets A, B, C, X, Y. You can use any English alphabets in capital letters to denote it. If a matrix has m rows and n columns, rows का मतलब होता है horizontal lines और columns का मतलब होता है vertical lines. So if a matrix has m rows and n columns, then we say that matrix is of order m by n order का matrix है। तो यहाँ पे m क्या डिनोट करता रहता है, ये m जो है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। सो नंबर ऑफ रोज दैट मीन्स हाउ मच हॉरिजॉन्टल लाइंस इज देयर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर इन द मैट्रिक्स। तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स A, कैपिटल A से मैंने डिनोट किया है, यदि ये मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है, मतलब इसमें m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। तो देखिए रोज यदि हम काउंटिंग करें तो पहला जो इसका अल्फाबेट का, जैसे ये नंबर्स हैं इसके A11, तो इसमें जो ये 1 है ना, वो ये डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है कि ये सेकेंड रो का एलिमेंट है, बिकॉज रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो 1 इसमें देखोगे आप, फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें सभी का फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है, 1 1 1 सब में 1 है। दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें सब में ये क्या है, 2 2 2 2 है। लास्ट वाला जो है, क्योंकि इसमें मैंने m रोज बोले हैं, तो इसका जो लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें AM1 AM2 AM3 और AMN, इसमें mth रो है इसका। सिमिलरली यदि हम बात कर रहे हैं कॉलम्स की, तो इसमें n कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है A11, तो ये जो सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट है 1, वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है, ये एलिमेंट सेकेंड कॉलम का है, ये एलिमेंट थर्ड कॉलम का है, और इसी तरीके से ये वाला जो एलिमेंट है वो nth कॉलम का है। तो इस तरीके से जैसे आप ध्यान दोगे तो ये जो है वो कौन सा रो है, फर्स्ट रो कहेंगे, और इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेकेंड रो है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग R2 से। और सिमिलरली ये mth रो है, तो इसको हम डिनोट करेंगे Rm से, ठीक है ना। सिमिलरली कॉलम्स की जब बात करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, इसलिए इसको हम C1 कहते हैं, इसको हम C2 कहेंगे, एंड सिमिलरली आगे जो है वो ये C3, और इसी तरीके से आगे हम इसको नाम देंगे Cn, क्योंकि ये nth कॉलम है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक टेबल की तरह ही है। मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स को जिस तरीके से हम टेबल्स में उसको पुट कर देते हैं उसी तरीके से है। उसमें हॉरिजॉन्टल जितने लाइंस होंगे उसको रोज और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। क्लियर? नाउ देयर इज आल्सो सिंबल टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। अब इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने के लिए तो दिक्कत है, तो इसलिए हम एक सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट इज
matrix A of m by n order can also be represented as, you can say that there is a notation, that is A matrix is equal to Aij, where I lies between 1 to m. Okay, so that is a abbreviation, or you can say that symbolic form of representing a matrix. तो एक मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें I denotes the number of rows and J denotes the number of columns. I denotes the number of rows and J denote the number of columns. Just as for example, suppose there is a matrix A and that is 2 by 3 order matrix. इसका मतलब है कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स हैं. तो इसको कैसे आप डिनोट करते हैं, देखिए 3 कॉलम हैं, इसलिए A11, A12, A13. तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, है ना, और 3 कॉलम लिए हैं, इसलिए 3 एलिमेंट यहाँ पे मैंने कॉलम वाइज बना लिए हैं. फिर सेकेंड रो A21, A22, A23. तो ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं. ठीक है ना, समझ रहे हैं बात. इसी तरीके से मान लीजिए एक मैट्रिक्स B है जो कि 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो उसको हम लोग किस तरीके से, मान लीजिए इसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए 5, 8, 3 by 2 का हमें बनाना है. तो इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, इसलिए 5, 8, 7, 3, -1, 0. ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. और इसके अंदर इस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं. तो मैट्रिक्स जो है वो एक तरीके से नंबर्स का जस्ट अरेंजमेंट है. और ये तो जो ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर शोइंग द थिंग दैट इट इज अ मैट्रिक्स, बट इन द वाइडर सेंस ये जस्ट नंबर्स को हमने एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. तो नेक्स्ट और देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. और एक्चुअली में जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें वो सारी जो डेफिनेशन है उनको समझते हुए याद भी रखना होता है, क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो वहाँ पे इन का नाम जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो और इनकी प्रॉपर्टीज पता हो. तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो हम लोग पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स. और इसको हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको रो मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के मैट्रिक्स में बस एक ही रो होगा. ठीक है ना, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो. द मैट्रिक्स which has only one row, that means A is a matrix that is Aij 1 by n order matrix, that is 1 row and n columns is called row matrix. And as for example, suppose a matrix is 1, 2, 7, 9, 5. So this matrix is called row matrix. Here these numbers are arranged in a horizontal only. तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 तो कॉलम्स हैं और 1 रो है. So 1 by 5 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है. क्लियर. सिमिलरली जो सेकेंड है टाइप दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. A matrix which has only one column, which has only one column. That means the matrix A, that is Aij m by 1.
का जो ऑर्डर होता है, इसमें क्या मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में m रोज होंगे बट कॉलम एक ही होगा। तो इस तरीके का मैट्रिक्स जो है वो ऐसा आपको दिखता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर? तो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें कॉलम रो कितने हैं, 1 2 3, बट देयर इज ओनली वन वर्टिकल लाइन, कॉलम एक ही है। तो ये 3/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड टाइप इज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स of m by n order whose all elements are zero. एक्चुअली मैट्रिक्स के अंदर जो हम नंबर्स देखते हैं उनको या तो एलिमेंट या तो एंट्रीज कहा जाता है। ठीक है ना? सो वी कैन इजीली से दैट, सपोज मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0 0 0, तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है ना? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है और इसलिए इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना? वो कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। सो इट इज डिनोटेड बाय ओ, और ये m/n ऑर्डर है। तो इन जनरल हम लिखते हैं या तो नहीं भी लिखें तो हम सिर्फ जीरो लिखते हैं। ठीक है ना? वो एक बड़ा सा साइन देते हैं और इसको हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो यदि मैं लिखता हूं कि सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, या उसको जीरो नहीं लिखते हैं हम लोग, ओ लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है। ए जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर नहीं है। ठीक है ना? ए इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते आप। मैट्रिक्स ए हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स whose elements, these are called entries or elements of the matrix. So all elements or all entries of a matrix are zero, then that matrix is called zero matrix or null matrix. And study about a square matrix. A square matrix. तो नाम से ही पता चल रहा है, अभी तक मैं बोल रहा था कि नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बट वही नंबर्स को यदि हम स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दें, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए। सो दैट इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू number of columns, then matrix is called a square matrix. And it is denoted, इसको जैसे मान लीजिए A जो मैट्रिक्स है दैट इज Aij, सिंपली m/m ऑर्डर लिखना। यदि मैंने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है तो सिंपली m लिखने से भी, यदि मैं सिंपल लिख दूं a इक्वल टू Aij m, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ रोज भी m है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, m ही है। यहाँ पे i की जो वैल्यूज हैं वो ऑब्वियसली 1 से लेके m तक है, j भी क्या है 1 से लेके m तक है, और i, j जो है वो नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सपोज दिस मैट्रिक्स 2 3 4 7, दिस इज a 2/2 order matrix and that is called a square matrix. Similarly, suppose B is a matrix that is 3 0 1 7 2 5 root 2 3 minus 1. So this matrix, B matrix, is a square matrix of order 3. 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं, जैसे A11, A22, A33, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें i इक्वल टू j हो जाता है उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर यदि बाकी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं सारे के सारे, तो उस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन उस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal matrix if all the elements other than diagonal elements are all zero. That means the matrix A equal to Aij m by m order matrix, that is a square matrix, where Aij is equal to 0 where I is not equal to j. That means नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, I j के बराबर नहीं होता है, तो वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। एंड at least one aii, that is diagonal element, should not equal to 0। कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स का होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। तो उस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरीके से है 2 0 0 2 0, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें यदि आप देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है, इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, जीरो हैं। और इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो, जैसे यहाँ पे 2 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो, जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, वो सब जीरो हो जाने चाहिए और कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स में हो जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स मान लीजिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें 2 0 0 0 1 0 0 0 3। अब ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, ये नॉन जीरो है सारे के सारे, या मान लो कि कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक कम से कम नॉन जीरो हो। बाकी लेकिन सारे के सारे जो है वो जीरो यदि होंगे तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के भी टाइप हैं दो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। वन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड द अदर इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़्यादा यूज में आता है, नाम यूज करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये याद रखेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले तो डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, और फिर डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक कांस्टेंट के ही बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है उसमें फिक्स हो गया ये दोनों, ठीक है ना, 2 2। तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स
a square matrix whose non-diagonal elements are all zero and diagonal elements are equal to a non-zero constant number. तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसका पूरा का पूरा मतलब ये निकलता है कि यदि एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे एम बाई एम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, दैट मीन्स डायगोनल को छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो हो जाए, एंड ए आई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के वेयर के इज नॉन जीरो। ओके, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड सिमिलरली इस तरीके का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जैसे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो सारे के सारे, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे 2x2 ऑर्डर का। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, या सिंपली इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, I2 और सिंपली I। तो ये तरीका है यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करने का। और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, A इक्वल टू ए आई जे एम ऑर्डर, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई आई दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 फॉर एवरी आई। So that is called scalar matrix, and that is called unit matrix. Now we will see that the another type of matrix. Diagonal matrix को दो और पार्ट में डिवाइड किया गया, and that is called upper triangular matrix and lower triangular matrix. तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल या डायगोनल के ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा का सारा यदि जीरो हो, है ना, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे। ओके, तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं इस तरीके से, जो कि 3x3 ऑर्डर मान ले स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। सो आई जहां पे जे से ज्यादा हो जाए, मतलब 2 1 से ज्यादा है, 3 1 से ज्यादा है, 3 2 से ज्यादा है, तो आई इन सब में क्या है, जे से ज्यादा है। तो किस किस में, इसमें आई जे से ज्यादा है, इसमें भी आई, इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं। तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें आई जे से बड़ा है, आई इज ग्रेटर देन जे, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स है उनको और उसके ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को, दैट मीन्स यू कैन से दैट डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाला पार्ट है यदि वो सारा का सारा जीरो हो, है ना, तो ये सब जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है इसमें ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, डायगोनल के नीचे वाला पार्ट, तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, उनको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है आप देख लीजिए, इस तरीके इसका जस्ट उल्टा है, इसमें 1 0 0 2 3 0 5 6 8। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला जो है
उसमें सारे जीरो हो जाते हैं, तो इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक वैसे भी आप देखोगे तो एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें आई यदि जे से बड़ा हो जाए, आई इज ग्रेटर देन जे, देन ए आई जे इक्वल टू जीरो। एंड इसमें क्या होता है, आई लेस देन जे होगा, तो आई लेस देन जे कहाँ कहाँ होता है, इन तीनों में आई की वैल्यू लेस देन जे हो जाती है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें ऊपर वाला मतलब डायगोनल के नीचे वाला जीरो हो, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला सारा जीरो हो जाता है। तो अब कुछ नोट कर लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला तो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is equal to 1 plus 2 plus 3 and so on to n minus 1, and that must be equal to n into n minus 1 by 2। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि जैसे मान लीजिए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या अपर, ये जैसे मैंने बताया था कि इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो जैसे ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो आप देख रहे होगे ध्यान से कि सबसे पहले तो क्या हुआ इसमें, जैसे कि हम ध्यान से देखें तो इसका एक एलिमेंट ये वाला जीरो हुआ, तो इसमें कितने हैं, 1 + 2 3 जीरो है ना। इसी तरीके से यदि हम 4x4 ऑर्डर का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेंगे, है ना, 4x4 ऑर्डर का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लें, तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, फिर क्या होगा, इसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे एक बार को आप देख लेते हैं। 4x4 ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे, और इसके सारे के सारे जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो सब जीरो होंगे। तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इतने जीरो होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, वो अलग बात है, बट ये 4x4 ऑर्डर था। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से 4x4 ऑर्डर में 1 + 2 + 3, मतलब इससे एक कम तक जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यदि हम n/n ऑर्डर का यदि कोई मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें कितने जीरोज मिनिमम होंगे, यदि वो अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, सो दैट इज इक्वल टू 1 + n ऑर्डर का बात कर रहे हैं, तो n-1 तक का सम करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू n into n-1/2। क्लियर। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल / स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, मिनिमम कितने जीरोज होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम की कि कितने कम से कम जीरोज होने चाहिए, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू n² - n के बराबर होगा। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यदि n ऑर्डर का है, तो n into n, दैट इज n²। बट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो मान लेते हैं कि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है, ओके। तो कितने होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे n ऑर्डर वाले में, तो n² - n मिनिमम जीरोज कम से कम तो इतने तो होने ही चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स डायगोनल कहलाता है, ठीक है। मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। जैसे मान लीजिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इस तरीके से मैंने लिखा, तो इसमें मिनिमम कितने जीरोज आपको दिख रहे हैं, 3² - 3, दैट इज 9 - 3, 6 दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए n² टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 9 माइनस डायगोनल एलिमेंट्स, इतने तो कम से कम जीरो होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ यदि मैं पूछूं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसको भी मैंने जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, तो उस कंडीशन में कितना मैक्सिमम जीरो हो सकता है, 3² - 1, एंड दैट इज इक्वल टू 8 जीरोज, तो मैक्सिमम हो ही सकता है। सो n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n², और डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक तो नॉन जीरो एलिमेंट होगा ना, बाकी सब जीरो हो जाए वो अलग बात है। सो n² - 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ा है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैट्रिक्स पे करते हुए प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्सेस पे। सो आज की क्लास में इतना ही, ओके।
थैंक यू।